हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी आ गई है और इसी के साथ एग्जाम की घंटी भी बज गई है। अब क्या करें, एग्जाम बहुत जल्द आ चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने पे है, थर्ड सेमेस्टर एंड होने पे है और दोनों के एग्जाम एक साथ पैरेलल स्टार्ट हो सकते हैं। डिपेंड, अभी डेट शीट आएगी कुछ ही दिनों में, हमें पता चल जाएगा। लेकिन उसके साथ में अब हमारी भी तैयारी थोड़ी सी रफ्तार अब पकड़ने वाली है। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, जी हाँ, आईबी के कुछ यूनिट्स, यानी आईबी के अभी तक हमने एक भी सब्जेक्ट लिया नहीं है, तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिट 1 आज कंप्लीट कराने का पूरा मेरा टारगेट है कि कैसे भी आपको यूनिट 1 कंप्लीट हो जाए और हम जल्द से जल्द यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 या 5 यूनिट ही हैं, इन पे पांचों यूनिट कंप्लीट करें। एमबीए थर्ड सेम में सब्जेक्ट है, बीबीए में आता है। बीबीए में तो खैर स्पेशलाइजेशन ही शुरू हो गया है आज आईबी में, जैसे एमबीए में हुआ है। बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है, पीजीडीबीए में है और यूजीसी नेट में अब 3 से 4 क्वेश्चन इसको हमको देखने को मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 1 जनवरी को हम ये इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर से हमारी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार अंतिम प्रहार और एक्यूरेट आए और ज्यादा क्वेश्चन हमारे बेटे, मेरी पूरी दिलो जान से कोशिश है। लेकिन फिर से वही विनम्र निवेदन कि डिटेल वीडियो देख के जाए, अंतिम प्रहार के भरोसे ना बेटे। मैं पूरी जान लगाता हूं, आपको पता है, पिछले बार भी लगाई थी और पिछले बार भी आपका रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन इस बार भी लगाऊंगा। लेकिन मुद्दा यही है कि आईबी के सारे वीडियो आप देखते हुए जाइएगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और भी जो फाइनेंस के सर टॉपिक हैं, जो आईटी के रिमेनिंग यूनिट्स हैं, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के रिमेनिंग यूनिट्स हैं, सब जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन बिजनेस मैनेजमेंट यानी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में फर्स्ट टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम जब इंटरनेशनल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हमको एक बात याद होनी चाहिए कि आईबी है क्या, यानी इंटरनेशनल बिजनेस कहते किसे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की सामान्य, यदि आप एमबीए, बीकॉम, एमबीए सबके लिए कॉमन डेफिनेशन है कि जब हम हमारा बिजनेस नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, नेशनल बाउंड्रीज को तोड़ के दूसरे देश में भी अगर व्यापार करने लग जाएं तो वो बिजनेस हमारा इंटरनेशनल कहलाता है। यानी कि एक से ज्यादा देशों में व्यापार करना इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। तो क्या बिजनेस का एम बदल जाता है? जी नहीं। बिजनेस का एम क्या है? बिजनेस का एम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ही व्यापार करा जाता है, लाभ की दृष्टि से ही व्यापार करा जाता है। तो क्या इंटरनेशनल बिजनेस में व्यापार का दृष्टिकोण बदल जाता है? क्या सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात, बोलने को झूठी बात। ठीक है, तो आज अब मस्ती मजाक के साथ पहला दिन है तो थोड़ा मस्ती मजाक का मेरा मूड भी रहेगा ताकि आपका भी दिन अच्छा, साल भर पूरा अच्छा गुजरे। 2023 आपके जीवन में प्रगति लेकर आए, सुख समृद्धि शांति लेकर आए और हंसी मजाक के साथ ही इस तरीके का आपका जीवन बीते। इसलिए थोड़ा सा ये पहला वीडियो है तो थोड़ा हंसी मजाक रहेगा। तो आईबी का मतलब क्या है सर? इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है जब कोई व्यापारी एक देश से ज्यादा दूसरे देश में, एक देश से ज्यादा देशों में व्यापार करता है तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। कि अब इसमें नॉर्मल दृष्टिकोण रहता है कि सर यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रशिया, इटली, इनमें व्यापार को हम इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे? नहीं। आपका भूटान के साथ किया गया व्यापार भी, आपका श्रीलंका के साथ किया गया व्यापार, यानी कि कोई छोटे देश के साथ किया गया व्यापार भी इंटरनेशनल बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। यानी कि सर एक क्वेश्चन फिर बच्चों के मन में आता है कि सर मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल सेम होता है क्या? मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल सेम होता है क्या? नेशनल सेम होता है क्या? बिल्कुल सेम नहीं होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता है। नेचर, बेसिक नेचर सेम होता है। इंटरनेशनल के अंदर 2 नेशन से काम हो जाएगा। कितने देश होने जरूरी है? 2 नेशन। मल्टीनेशनल के यहां पर 2 से ज्यादा, 2 and 2 मोर, यानी कि कम से कम 3 देश होने जरूरी है। यानी कि अगर 2 कंट्री के बीच में व्यापार हो रहा है, जैसे कि आपकी एक ब्रांच इंडिया में है, एक ब्रांच अमेरिका में है, 2 देशों के बीच में व्यापार हुआ तो आपकी इंटरनेशनल ब्रांच हुई।
लेकिन जब केवल अमेरिका की जगह अगर फ्रांस में भी आपका व्यापार शुरू किया, इटली में भी आपने व्यापार शुरू किया, तब जाके वो मल्टीनेशनल बनेगा। यानी कि मल्टी यानी कि एक से ज्यादा विदेशों में या विदेशी धरती पर आपका व्यापार मल्टीनेशनल कहलाता है। इंटरनेशनल में हमको केवल दो देशों के मध्य समझना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की मीनिंग में आएंगे, तब हम इंटरनेशनल रूल्स, स्टैंडर्ड, रेगुलेशन के थ्रू जो बिजनेस किया जाएगा, जहां पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट होगा, लेकिन यहां पर रूपरेखा बदल जाती है। जो नेशनल में बात चलती है, अब ये देखिएगा, एक बच्चा है, ठीक है, वो गांव में पढ़ता है तो वहां का एटमॉस्फेयर अलग होता है, शहर में आता है तो एटमॉस्फेयर अलग मिलता है, जब कैपिटल में चला जाएगा उस स्टेट की अलग मिलेगा, जब दिल्ली चला जाएगा तो एटमॉस्फेयर अलग मिलेगा। इसी तरीके से जब व्यापार अगर गांव में किया जाता है तो उसका कह सकते हो पैरामीटर अलग होता है, जब शहर में करते हैं तो उसके तरीके अलग होते हैं, जब राजधानी में व्यापार करना होता है तो उसके तरीके अलग होते हैं, और जब आप इंटरनेशनल करते हैं तो उसके तरीके अलग होते हैं। यहां पर क्या तरीका है? बेसिक है कि ये लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज, ठीक है, लार्ज के बिना होगा नहीं। स्मॉल स्केल पे मैं चाहूं कि वहां पर जाके फुटकर शॉप खोलूं तो वो संभव नहीं होता। इंटरनेशनल बिजनेस हमेशा लार्ज स्केल पे होता है। बेसिक पैरामीटर रखना, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर होती है। अब बेसिक बुकिश डेफिनेशन क्या कहती है? बुकिश कहती है इंटरनेशनल बिजनेस इज अ प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द ग्लोब, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल बिजनेस परस्पेक्टिव की बात आएगी तो आईबी की बात आएगी। बहुत सिंपल है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, नेचर क्या होगी इंटरनेशनल मैनेजमेंट की? अब जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जब हम उसको मैनेज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल मैनेजमेंट कहलाएगा। यानी कि जब हम व्यापार को मैनेज कर रहे थे तो वो बिजनेस मैनेजमेंट कहलाता था, जब हम इसको इंटरनेशनल बोर्ड पे करेंगे, यानी कि दोनों देशों का एक साथ मैनेजमेंट करेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करेगा। यकीन बनाता हूं, अगर आईबी के अंदर आप एमबीए कर रहे हैं और मार्केटिंग है और आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा डिसेंट पैकेज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट देती है, ठीक है, काफी डिसेंट पैकेज, यानी कि 25 लाख से प्राइमरी पैकेज इनका स्टार्ट होता है केवल आईबी से करने वाले बच्चे, तो काफी स्कोरिंग है। लेकिन मार्केटिंग उसके अंदर उसके स्किल आनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस में क्या चाहिए हमको? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ पे वॉलेटाइल होती है। यहाँ पर मुझे एक ही देश की इंफॉर्मेशन नहीं, 10 देशों की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हर देश दूसरे देश से जुड़ा है। यानी कि यूएसए का अगर मार्केट डाउन होता है ना, यूएसए का मार्केट डाउन होता है तो समझ लीजिएगा हमारा सेंसेक्स भी उस दिन क्या होगा? डाउन चला जाएगा, उसका भी इंपैक्ट आएगा ही आएगा। रशिया का मार्केट डाउन जाएगा तो भले कम इंपैक्ट आए, लेकिन यूएसए से हम डायरेक्टली पैरेलल चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में डाउन हो जाता है, ठीक है। यूएसए का मार्केट अप आता है तो हमारा भी अप चला जाता है। इंफॉर्मेशन नॉट ओनली एक्यूरेट बट शुड बी टाइमली। केवल एक्यूरेसी जरूरी नहीं है, बट टाइम पे आना भी जरूरी है। सही बात है ना? क्वेश्चन जब बन जाए, अगर एग्जाम के बाद में बने तो कोई काम का नहीं, एग्जाम में बने तो काम का है। तो ये एक्यूरेट होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। ये लार्ज होती है, साइज ऑफ बिजनेस अपन पहले ही बता चुका हूं मैं, बिजनेस का साइज कैसा होता है? लार्ज होता है, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन यानी कि मार्केट जो है हम जो बनाते हैं वो बेचना यहाँ पर जरूरी नहीं, जो वहां की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बेचना पड़ता है। जैसे कि मैकडोनल्ड यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो उसने 20 बर्गर बेचे, भाई गाय मांस के बर्गर उन्होंने बेचना शुरू किया। आप मैकडी में आप खाने जाओगे वहां पे वेज बर्गर ही मिलते हैं, ठीक है। तो 20 बर्गर जैसे ही उन्होंने बेचे, उनको बहुत जोर शोर से यहाँ पे विरोध हुआ, और होना भी चाहिए था, क्योंकि गाय को यहाँ पे पूजनीय दर्जा है और माता हम सब मानते हैं। तो काफी जोर शोर से उसका विरोध हुआ, मैकडोनल्ड को वापस जाना पड़ा। फिर वो वापस आए और वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि यहाँ पे 20 बर्गर नहीं बेचे जाते। और अब यहाँ पर मार्केटिंग की उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाकर मैकडी काफी सक्सेसफुल ब्रांड यहाँ पे बना। तो ये क्या है? ज्योग्राफिकल मैनर के अंदर उसका अंदर सेगमेंटेशन चलता है। इंटरनेशनल मार्केट्स हैव मोर पोटेंशियल देन डोमेस्टिक मार्केट। ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी? क्योंकि आपके पास बायर ज्यादा होते हैं। आप जितने बड़े मार्केट में जाओगे उतने ज्यादा आपके पास पोटेंशियल है अर्निंग करने की। आज अपन एक छोटे प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, एक गांव में काम कर रहे हैं, तो आपके पास 100 कस्टमर हो सकते हैं। शहर में जाओगे 500,000 कस्टमर हो सकते हैं। कैपिटल स्टेट की कैपिटल में जाओगे 5,000 कस्टमर हो सकते हैं। नेशनल कैपिटल में जाओगे 50,000 कस्टमर हो सकते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल जाओगे तब आपको 2 लाख
कस्टमर भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप डोमेस्टिक भी ले रहे हो और इंटरनेशनल भी ले रहे हो। और हम डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं तो वहां पर बाइंग की कैपेसिटी ज्यादा है, परचेसिंग पावर ज्यादा है, इसलिए उसमें पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस, आप जितने भी दोस्त अभी व्यापार कर रहे हैं, आप सबसे राय है कि कैसे भी करके अपना बिजनेस को नेशनल की जगह इंटरनेशनल तक एक्सपेंड करने का शुरू करें। स्टेट वाइज चल रहा है तो उसको नेशनल वाइज ले जाने की शुरू करें, क्योंकि पोटेंशियल कहां पर है, इंटरनेशनल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। स्कोप क्या है इंटरनेशनल मैनेजमेंट का? यहां पर जो नेचर है वही अधिकतर स्कोप के अंदर पॉइंट रिपीट हो जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार बनता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, या आईबी या इंटरनेशनल मैनेजमेंट, सब एक ही बात है। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कह दो, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कह दो, बात एक ही है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग आनी चाहिए, यानी कि जैसा देश वैसा भेष की बात है। इंटरनेशनल, आज मेजर पॉपुलेशन अगर आपको मार्केटिंग करनी है यूएसए के अंदर तो आपको ट्विटर पे मार्केटिंग करनी होगी, आपको बिलबोर्ड्स पे ज्यादा वहां पे पब्लिक एंटरटेन नहीं होगी, वहां ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया का आज भी बोलबाला है। प्रिंट मीडिया वहां कम है, जबकि इंडिया में प्रिंट मीडिया अभी भी अपनी सक्सेसफुल पोजीशन बना हुआ है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की, वर्ल्ड ट्रेड के क्या फंडे चल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या फंडे, वहां की बैंक हमको किस परसेंट से लोन दे सकती है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ये हमारे स्कोप के अंदर आता है। ग्लोबल एचआर, अब ये ग्लोबल एचआर काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ग्लोबल एचआर का मतलब है कि एक भारत का बंदा, आप उसको माइग्रेट करके नाइजीरिया भेज रहे हो, कि अमेरिका भेज रहे हो, कि स्विट्जरलैंड भेज रहे हो, ये ग्लोबल एचआर का परसेप्शन है कि वो वहां पे उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा आएगा, कि हमको भारत के पोटेंशियल कस्टमर एचआर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, या अमेरिका के चाहिए, या नाइजीरिया के चाहिए, या इंग्लैंड के चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल परसेप्शन हो जाता है आपका। आप एक ही जगह का एचआर बंदा नहीं ले जा रहे हो, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट भी क्या होता है, ग्लोबली होता है। कोई भी बंदा कहीं भी माइग्रेट होकर जा सकता है, इसलिए आपके पास ज्यादा एडवांस स्किल्ड के बंदे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एंड फॉरेन एक्सचेंज आपको ध्यान में रखना होता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जैसे अभी रुपए की वैल्यू कितनी चल रही है, 79 अप्रोक्स चल रही है। ठीक है, 79 80 पकड़ लेते हैं अपन, 80 रुपए अप्रोक्स चल रही है, कभी अप एंड डाउन होती रहती है, तो 80 रुपए चल रही है। यानी कि हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं कि वहां पर फॉरेन एक्सचेंज क्या चल रहा है। अगर वहां पे फॉरेन एक्सचेंज हाई चल रहा है तो हमको ज्यादा दिक्कत आती है, ज्यादा कॉस्टली होता है, और लो चल रहा होता है तो कम कॉस्टली होता है। जैसे मैं बात भारत के पैसे से रुपए लेके अगर मैं श्रीलंका घूमने जाऊं तो काफी सस्ता पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर जर्मनी घूमने जाऊं या मैं इंग्लैंड घूमने जाऊं तो महंगा लगेगा, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज में वहां पे वैल्यू कम है। सिंपल सी बात है। तो ये चार इसके मेजर पॉइंट्स होते हैं, यानी हमको मार्केटिंग भी चेक करनी है, वहां के रूल्स रेगुलेशन भी चेक करने हैं, वहां का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी चेक करना है, ग्लोबल एचआर के परसेप्शन भी चेक करने हैं, और इसके साथ में हमको रुपए की वैल्यू भी कंसीडर करनी होती है। जब हम नेशनल में बात करते हैं तो ग्लोबल एचआर की जगह नेशनल एचआर हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज का पॉइंट नहीं होता, नेशनल फाइनेंस पॉलिसी हो जाती है और नेशनल मार्केटिंग के पॉइंट होते हैं। सारे पॉइंट नेशनल में आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है, या प्रॉब्लम्स कह सकते हो या इसको बैरियर कह सकते हो, कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। पहला वही बैरियर है जो हर देश को एक शामिल करना पड़ता है, जैसे पॉलिटिकल, कहीं पे मोनार्की चल रही है, चीन में जाओगे तो वहां पे जो अपने शी जिनपिंग की पार्टी है उन्हीं को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके फेवरेबल आपको टर्म्स एंड कंडीशन रखनी होगी, तभी वहां पे व्यापार कर सकोगे। भारत के अंदर एक स्वतंत्र प्रणाली है, इसी तरीके से हर देश की एक अलग अर्थव्यवस्था है, उसके साथ में अलग पॉलिटिकल कल्चर है। कहीं पे मोनार्की, कहीं पे डिम्ड मोनार्की है, जैसे रशिया में डिम्ड मोनार्की है, चाइना में डिम्ड मानी गई है नहीं, लेकिन ऑन पेपर वहां पे मोनार्की है, ऑन पेपर वहां पे वो है डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअल में मोनार्की है। जैसे रशिया में पुतिन साहब नहीं हटेंगे, अपने चाइना में शी जिनपिंग नहीं हटेंगे, ठीक है, इंडिया में तो मोदी साहब है ही, जो चल रहा है उनका। अब मोनार्की कह लो या डेमोक्रेसी कह लो, कि कब आएगी अगली गवर्नमेंट 2024 के अंदर क्या उलटफेर होगा देखना तो रहेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हाई कॉस्ट। याद रखना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमेशा किसके साथ आता है, हाई कॉस्ट के साथ आता है। आज आपको यहाँ पर इंडिया में कोई प्लांट लगाना है, इंडिया में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, और एक आपको इंटरनेशनल बॉर्डर में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके लिए सब कुछ नया है। जब कोई बंदा सब कुछ नया होता है तो उसके लिए लैंड एक्वायर करना, वहां के रूल्स रेगुलेशन, वहां का रजिस्ट्रेशन, वहां के ट्रेड लॉ सीखना,
सारी की सारी चीज में कॉस्ट हाई आती है, वहां के मैन पावर महंगा है। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि चीपेस्ट मैन पावर इंडिया में मिल जाता है, बांग्लादेश और इंडिया के बारे में कहा जाता है। एक्सचेंज इनस्टेबिलिटी, अब इनस्टेबिलिटी क्या है, क्या कि एक्सचेंज जो है डॉलर से रुपए की वैल्यू कितनी है ना, अभी जैसे कि अपने $1 की वैल्यू 80 रुपीज के अप्रोक्स में 79 है, पर 80 मान लेते हैं। तो ये क्या होता है, इनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के साथ फ्रीक्वेंटली चेंज होता है और n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स इसमें भी वर्क करते हैं। ये भी इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉब्लम रहती है। एंट्री रिक्वायरमेंट, अब एंट्री रिक्वायरमेंट कहीं कहीं गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि ये हमारी कंपनी कर सकती है। जैसे कि भारत में IRCTC ने, गवर्नमेंट ने मोनार्की कर रखी है कि हम तो मोनोपोली कहते हैं, वैसे तो IRCTC यानी हमारा रेलवे डिपार्टमेंट। अब मैं तो मोनार्की कहता हूँ, खैर राजतंत्र कह देता, पर एक्चुअल वर्ड तो उसका मोनोपोली है, सोचने का फेर है केवल। गवर्नमेंट कहती है कि हम ही ट्रेन चलाएंगे, पटरियां भी हम ही लगाएंगे। इसी कारण से कितने जिले ऐसे हैं जहां पर आज तक ट्रेन नहीं आई है। भारत के अंदर बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर ट्रेन नहीं आई है। भारत के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रेन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रखा कि हम ही करेंगे। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम ही करेंगे, तब क्या हुआ मेरे दोस्तों कि उसकी जो ग्रोथ हुई वो लिमिटेड हुई। हाँ ठीक है, ये तो बोल दिया गया कि आपको जो थिंग है 40% हम किराए पे कम रहेंगे, यानी किराया उसका कम है, रेलवे का किराया कम है, टैरिफ कम है, लेकिन सुविधा तो होनी चाहिए। सुविधा भले आप जो हाई पोटेंशियल कस्टमर है वो वहां पर हाई एक्सपेंसिव लेविश लाइफ जी रहा है, उसके पास भी ट्रेन में बैठने की फैसिलिटी नहीं है। आप प्राइवेट भी चलाओ, गवर्नमेंट भी चलाओ, क्यों नहीं चलाते? क्योंकि मोनार्की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का IRCTC, बहुत पैसा बना के देता है गवर्नमेंट को, इसलिए वो मोनोपोली चाहता है। जहां पे नहीं है वहां पे तो चलाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का अपना परसेप्शन, अपने दृष्टिकोण, इकोनॉमिक्स की पूरी चेन है। तो ये एंट्री रिक्वायरमेंट का पॉइंट। अब कोई फॉरेन की कंपनी चाहेगी कि हम यहाँ भारत में आके पूरा सेटअप करें, तो नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्री की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, टैरिफ कोटा फिक्स कर दिया कि 20% से ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते, या 2 लाख रुपीज से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। जैसे क्वाड जो अपना देश बना है, ठीक है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया अपना बना है, चाइना को काउंटर करने के लिए हमने बनाया है देश, ठीक है, जहां पर हम क्या कह रहे हैं, जहां पर हमने एक फिक्स कोटा कर दिया है कि हमको इनसे खरीदना है, चीन से नहीं खरीदना है, जिसको चीन को काउंटर करने के लिए हमने बना दिया है। तो टैरिफ लगा दिया जाता है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है, वो इंटरनेशनल ट्रेड में एक प्रॉब्लम देता है। करप्शन और ब्यूरोक्रेसी, करप्शन हर जगह है, इंडिया में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी खुद है, और पाकिस्तान में तो काफी ज्यादा है। ब्यूरोक्रेसी यानी कि लाल फीताशाही जिसको कह देते हैं, यानी कि चापलूसी की बात हो, जो पार्टी हमारे फेवर में होगी उसी पार्टी के काम किए जाएंगे। तो ये, और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी कल पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल की, ये वाली टेक्नोलॉजी आपको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये वाली नहीं कर सकते, या टेक्नोलॉजिकल बैरियर भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से देश अभी हमसे एडवांस चल रहे हैं। आज भारत की कोई कंपनी जापान में जाके कोई टेक्नोलॉजी सेगमेंट में कोई व्यापार करना चाहेगी तो वो इतनी आसानी से संभव नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 7G पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ 5G अभी तक इंट्रोड्यूशन लेवल पे इंट्रोड्यूस हो रहा है केवल, ठीक है, कब पता नहीं 5G पूरे इंडिया में आएगा, और वहां पे 7G चल रहा है। आज तो हमारे BSNL के नेटवर्क की आज भी यही हालत है कि वो घरों के अंदर कम उसके फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, बट तो इसलिए हमारे देश वहां पे जाके इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई। पॉलिटिकल फैक्टर है, हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, लीगल लॉज है, इसके बाद टैरिफ है, कोटा है। तो कोटा यानी फिक्स्ड, इतना के मिलेगा ही, इतने से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, और टेक्नोलॉजिकल कुछ बैरियर है, करप्शन भी रहता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है। अब ये रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स भी वही सेम है, कोटास है ना, जो अभी अपन ने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, इसलिए आपको इतना परेशान होने की। और ड्राइविंग फैक्टर्स यानी कि ये इंडिया के लिए कह सकते हो, इंडिया में इंटरनेशनल बिजनेस क्यों अच्छे से फल फूल सकता है, उसके लिए आप बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहोगे कि यूएसए में क्यों नहीं फल फूल रहा, या अमेरिका में, यूएसए की जगह जर्मनी की बात करोगे, इटली की बात करोगे, जापान की बात करोगे, रशिया की बात करोगे, तो वहां पर ये पॉइंट्स नहीं काम आएंगे। तो ड्राइविंग फैक्टर्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई द इंडियन इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर सक्सेसफुल और मोर कंफर्टेबल फॉर इंटरनेशनल कंपनीज। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है, देखो बहुत ही लाइटली मैं पढ़ा भी रहा हूँ, कोई आपको दिक्कत आ नहीं रही होगी अभी तक समझने में, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं और अपन सारी ये चीजें जानते हैं, केवल अपन को इसको एक क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर याद करना है। पहला पॉइंट है लिबरलाइजेशन। अब ये लिबरलाइजेशन की शुरुआत तो कब हुई थी? 1991 में हमारे मनमोहन साहब जी, जो
उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 1990 में ये लॉन्च किया था और 1991 तक इसके इम्पैक्ट दिखने लग गए थे। एलपीजी मॉडल के नाम से हमने इसको पढ़ रखा है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी यानी ड्राइवर्स क्या है, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति क्या कहती है कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी भारत के अंदर आके इन्वेस्ट करना चाहती है तो हम उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, हम उसको जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस होंगे वो भी प्रोवाइड कराएंगे। करीबन 16-17 तरीके के क्लियरेंस लगते हैं एक कंपनी को एस्टेब्लिश होने में, वो सब सिंगल विंडो से उसका काम होगा और उसको फास्ट मूविंग उसको देंगे और उसको ट्रेड भी देंगे, उसके साथ उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी देंगे। वो यहाँ पर केवल लेबर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और एक क्वालिटी प्रोडक्ट भारत की जनता को अवेलेबल कराए। तो दैट इज द लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडियन पीपल इन द 1991। द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम आवर लवली पीएम मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा शुरू करी गई थी। वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। लवली भी कह सकते हो, ऑनरेबल भी कह सकते हो, ठीक है। हमको तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, भले वो काफी मौन रहे उनके कार्यकाल में, लेकिन मनमोहन सिंह जी की एक अलग ही ख्याति रही। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, और एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट रहे। तो मैं कहता हूं कि अंग्रेजों के बाद यदि किसी ने ज्यादा से ज्यादा राज किया है भारत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो भारत की आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार रहा है, तो वो मनमोहन सिंह जी रहे। तो आप सोच सकते हो भारत आज इतना उन्नत प्रगतिशील दिख रहा है तो ये केवल एक ही पार्टी की देन नहीं है, इसमें मनमोहन सिंह साहब ने भी काफी अच्छा योगदान दिया है आर्थिक प्रगति करने में, क्योंकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रूल भी किया है। तो एक तो फर्स्ट जो ड्राइवर्स होते हैं वो पहले है लिबरलाइजेशन, सेकंड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज फास्ट मूविंग है, अब हम अडॉप्ट करने लग गए हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है, नए रूल्स, आइडियाज, रेगुलेशन, 4G कनेक्टिविटी हर जगह है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वाईफाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है। तो हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी एक होता है कि हम यूज कर सकते हैं। आज एन नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट विल टेक मतलब होमवर्क जो है वो फॉरेन के गाइड से करा रहे हैं, प्रोफेसर से करा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हेल्प हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुआ है। कम्युनिकेशन के अंदर आप 5G ले सकते हो, है ना, अभी इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर 5G ले सकते हो, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारी वंदे भारत जो ट्रेन स्टार्ट हुई है वो लॉन्च कर सकते हो, और जो मालगाड़ी के लिए हमने अलग से कॉरिडोर बनाया है वो बता सकते हो कि हमने मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाने की बात मोदी साहब ने करी है। तो ये दिस इज द वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि ये प्रमोशन करने वाले हैं, क्योंकि एक कंपनी आएगी तो उसको क्या चाहिए, कैपिटल तो वो खुद ला रही है, उसको चाहिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक वो यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती। एक वातावरण होना जरूरी, तो उसके लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया गया, टेक्नोलॉजी उनको दिया गई, ठीक है, पावर सेगमेंट उनको वर्क किया गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो दे रही है, लेकिन एम्प्लॉइज मैन पावर हमारे द्वारा दी गई, स्किल्ड मैन पावर, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी गई, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एफर्ट्स भी उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। राइजिंग एस्पिरेशन एंड वांट्स, यानी कि हर आज कोई क्या चाह रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस बनाना चाह रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक का ट्रेंड हो गया है कि आप अपने बिजनेस को कहां लेके जाए, इंटरनेशनल लेके जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आज हर कोई बेटर पोटेंशियल के लिए हमको बिजनेस कहां ले जाना चाहिए, वर्ल्ड में ले जाना चाहिए, ठीक है। तब हमको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस की एक्चुअल ग्रोथ कितनी हो सकती है। सिंपल से पॉइंट्स है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को बूस्ट अप करते हैं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, अवर कह सकते हो अवर ट्रेड पॉलिसीज, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल विल पावर भी कह सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कह सकते हो, और राइजिंग एस्पिरेशन की हर कोई इंटरनेशनल लीडर बनना चाह रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक में ट्रेंड भी आ गया है कि हर कोई को ड्राइविंग मतलब इंटरनेशनल बिजनेस बनना है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन पहले से जैसे बिजनेस के जो रिस्ट्रिक्शन होते थे, जो नेशनल बिजनेस के रिस्ट्रिक्शन होते थे, वो भी इसमें सेम है। एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल अभी आगे आने वाले, यानी कि वो फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है लेकिन बिजनेस को बाहर से इंपैक्ट करते हैं, बिजनेस को बाहर से इंपैक्ट करते हैं, जो बिजनेस को रोकते हैं। जैसे पॉलिटिकल, अब किसी गवर्नमेंट बदल गई तो उसका कोई लेना देना नहीं। इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज हो गई, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया तो उसके अंदर। टेक्नोलॉजिकल, वो एडवांस है या बिलो पे चल रहे हैं तो वो फैक्टर हो गए, आगे वो डिटेल में अपन देखेंगे। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि हमारी खुद की कैपिटल लो है, ठीक है, हमारी कंपनी की गुडविल लो है, या कंपनी की ट्रेड प्रैक्टिस या कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी
ये लो है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इंटरनल फैक्टर्स के अंदर आती हैं, यानी कि व्यापार दो कारण से रुकता है, एक तो बाहरी व्यक्तियों के कारण, एक खुद के कारण। जब खुद के कारण रुक रहा है तो खुद की कैपिटल, खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद का प्रोडक्ट, खुद की मैन पावर, खुद के स्किल एंड डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें आती है। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, याद रखना, इंटरनल फैक्टर्स हमारी लाइफ के अंदर हमेशा कंट्रोल में होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये इंपैक्ट करेंगे। जैसे लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये सब आने वाले आगे, है ना। इसलिए फिर इसको अगले पॉइंट के अंदर डिटेल में अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस, सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करते हैं। ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस है, डायमेंशन है, स्टेजेस है, ये सब सेकंड पार्ट के अंदर अपन कवर अप करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर 25 मिनट का वीडियो रहने दो। मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी के साथ मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिएगा और मुझे बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। प्लीज लेट मी नो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।